डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है आपका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। ये वर्तमान आईएएस भी हैं और ये शिक्षा निदेशक भी रह चुके हैं बीपीएससी के। तो इनके निर्देशन में ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी बाज़ार में बेहद डिमांड भी है। ये 20 प्रैक्टिस सेट में से आज हम लोग सॉल्व करेंगे चौथा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। ये उनके लिए महत्वपूर्ण है जो 1st to 5 यानी कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें सभी विषयों का वर्तमान उसके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रैक्टिस सेट और नवीनतम और बेहतर प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में इसकी पूरी व्याख्या भी देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर अपनी तैयारी को और धारदार देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इसको बेहद जरूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और अच्छे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना आपको जरूरी है। उसी में से एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व है रंजीत कुमार सिंह के द्वारा, ये उनके निर्देशन में तैयार किया गया। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों की मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया उसको सिफारिश करने वाली जो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ऑप्शन बी सही होगा। और याद है जो ये समिति है 1976 में ये मूल संविधान में शामिल नहीं थी। ये उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने ही इस समिति की सिफारिश पर आपको मूल कर्तव्यों को शामिल किया। और सन 2002 में एक और बात याद रखना, सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक और आपके 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया, जो कि अनिवार्य शिक्षा, जो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया। ये दोनों तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये जो द टिन ड्रम जो पुस्तक है गुंटर ग्रास है, ये इसके नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्हीं की कृति है गुंटर ग्रास की। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। एक प्रसिद्ध उपन्यास है और यह प्राप्त द ग्रास डेजिंग ट्रिलॉजी की प्रथम पुस्तक थी और 1979 में इस उपन्यास पर एक फिल्म का निर्माण भी हो चुका था। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड का आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो ये जो 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों को, उसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है यूरेनियम, उसकी आपूर्ति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कनाडा से इसने संधि किया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? क्वेश्चन नंबर 4 है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ये भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। और ध्यान रहे कि भारत के बहुत विस्तृत होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, जबकि लक्षद्वीप, गुजरात और राजस्थान में सूर्योदय सूर्यास्त देर से होता है। समय में इस अंतर को पाटने के लिए 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर रेखा के रूप में शामिल किया गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? देखिए ये क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बाकी आम प्रैक्टिस सेट में नहीं दिया गया है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया है डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनका वर्षों का अनुभव भी है और इस चीज़ के लिए विशेष उनकी एक संस्था भी चलती है, उसी संस्था के निर्देशन में ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो इसका आंसर होगा 1.676 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में चीन में
आयोजित हुई थी? सबसे पहली बात, एक तो ये चीज़, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती, वे किस देश की थी? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई आपकी कितनी है? उपयुक्त में से इसका कोई नहीं आंसर होगा। और याद रहे, इस मूर्ति की जो ऊंचाई है लगभग 57 फीट है। 57 यानी 57 फीट इसकी ऊंचाई है। और एक और चीज़ कि यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। मूर्ति का निर्माण गंग राजवंश के, कौन सा राजवंश? इस मूर्ति का निर्माण कौन किया? गंग राजवंश था, वो गंग राजवंश के द्वारा किया गया। और किसके द्वारा? जो गंग राजवंश के मंत्री चामुंडराय ने 983 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया, यानी 983 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी आर कृष्ण अय्यर, यानी वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे, क्या थे? तो न तो फिल्म अभिनेता थे, न कथकली नर्तक थे, और न ही उपराष्ट्रपति थे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इनका कार्यकाल भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वाई वेणुगोपाल थे। या वे वाई वी रेड्डी थी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। और 1964 बैच के ये आईएएस अधिकारी थे, और 2003 से लेकर 2000 तक ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहेंगे। अगर आप नोट देखेंगे, 100 रुपये के नोट, पुराने नोट देंगे, तो उस पर उनका सिग्नेचर होगा वाई वी रेड्डी का। ऑप्शन सी होगा, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो मलेरिया है, मलेरिया, डेंगू जो है आपका कौन से एडीज मच्छर के कारण निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसलिए होगा, डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस यानी जीनस फ्लेवायरस के कारण होती है। इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी के द्वारा होता है। और एडीज इजिप्टी मच्छर चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाता है। इसलिए याद रहे, इसमें से जो एडीज इजिप्टी मच्छर है उसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, ये तीनों ही वायरस इसी के कारण होते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? यानी अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का उपन्यास है। E.M. फॉस्टर का उपन्यास है, ऑप्शन बी सही होगा, जो कि कब प्रकाशित हुई? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु जो परिवर्तन है 2015 में कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज तथा द एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी हैं? तो इसमें से इसका भी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 122 डिग्री 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है? तो ये इसमें से इसका आंसर होगा कि जो NMDC भारत सरकार के स्वामित्व वाली एकमात्र हीरा उत्पादक कंपनी है, और यह मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। याद रहे, जो हीरा उत्पादक की जो एकमात्र कंपनी है NDMC की, ठीक है, मध्य प्रदेश यानी MP में पन्ना, ये हीरे की खदान आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि इसमें पन्ना नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल्म पाथिर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? क्वेश्चन नंबर 17 है, पाथर पंचाली एक तो पहली बात बंगला फिल्म है और ये सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित थी। पाथर पंचाली ये आपकी बांग्ला फिल्म है, सत्यजीत रे इसके निर्देशक थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रहे ये प्रतिवर्ष आपका 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। और ये इसकी शुरुआत कब से हुई? 2014 से ही शुरुआत हो रही है और इस बार का 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और ये आपको 2014 से शुरुआत की गई, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का जो घटक नहीं है आपका, इसमें व्यापार नीति नहीं, बाकी कराधान नीति और सार्वजनिक नीति दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो याद रखिए, पहली बात, जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है, याद रहना चाहिए आपको, 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसलिए यह पहली बार जो शुरुआत हुई इसकी 1954 में इसका प्रारंभ किया गया, ठीक। और यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कारों में 3 श्रेणियाँ दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और जो अनुच्छेद आपका 18(1) है, आर्टिकल 21 यानी 14 से 18 में जो समानता का अधिकार है, तो 18(1) के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि करने से रोकता है। हालांकि सैन्य और शैक्षणिक भेदों में ये छूट प्रदान करती है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ नहीं है। याद रखिए, जो 18 उपाधियों का अंत, तो इसमें पद्म पुरस्कार और भारत रत्न को इसमें उपाधि नहीं शामिल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? यानी 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका केरल में आयोजित हुआ और इसका जो चिन्ह था आपका हॉर्नबिल था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिखकर? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति को अपना पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, अतः अन्य देशों की अपेक्षा टोक्यो यानी जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपको पता होता कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो न तो इसमें न्यूयॉर्क नहीं, हांगकांग है, नहीं दिल्ली, तीनों ही नहीं होगा, तो इसलिए इसमें से आंसर इसका ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले जो सूर्योदय होता है आपका जापान में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो इसके जो चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, बेहद प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो बेहद महत्वपूर्ण रचना है मैला आंचल है, ये उन्हीं के द्वारा रचित है, एक बार इसको जरूर आप अवश्य पढ़ें इसको। क्वेश्चन नंबर 26 है, निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है, किस आधार पर निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त है उसको हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ई। तो याद रहे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जो जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको उसी प्रकार हटाया जा सकता है, जैसे यानी जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी ECI, उसको उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जरूरत है उसी प्रकार इसको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको मैच करना है, तो इसमें जो आपको मैच करना है क्या, तो ये एक तरफ देखिए, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, इनसे बार बार पूछा जाता है कहाँ कहाँ अवस्थित है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कहाँ अवस्थित है। तो कर्नाटक का जो है क से, कर्नाटक क से कहेगा, यानी फिर तमिलनाडु का है कुडनकुलम, तमिल भाषा का कुडनकुलम। उत्तर प्रदेश में कहाँ है?
ये आपका नरौरा, आपको पता ही नरौरा बुलंदशहर के आसपास है, गुजरात काकापार, ये इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं, याद रहे ये कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। तो राज्यसभा एक स्थायी संस्था, ये कथन सही है। इसके 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, ये सही है। तो इसलिए इसका राज्यसभा का गठन 1958 हुआ, ये गलत है। और राज्यसभा का जो गठन हुआ आपका इसका 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई, और इसका जो गठन हुआ कब, 3 मई 1952 को इसका गठन हुआ, और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, 1 से अधिक इसमें आंसर होंगे। पहला ए और बी सही है, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। बेहद चर्चित आपके ये जो गोल्फ खिलाड़ी हैं, और इसमें महारत इनको हासिल है, फिर इन पर तमाम केसेस भी चला, इस वजह से भी मतलब कि प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित शिक्षा केंद्रों में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन से इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चूंकि बौद्ध शिक्षा जो है, शिक्षा केंद्रों से कौन, जो बौद्ध शिक्षा धर्म से संबंधित जो शिक्षा केंद्र आपका नालंदा भी है, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला है और उदंतपुरी है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त इसका डी सही होगा, 1 से अधिक। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 4 भी जो ऑप्शन है बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन 31 है, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, एक क्या है ये। तो ये आपके ऑप्शन बी मैक्सिको की नस्ली दवाओं के तस्कर हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो यदि आपका राष्ट्रपति भी ना हो, तो उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ऑप्शन बी। अगर ये भी नहीं रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, वो फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। याद रहे कि पहले बार ये पूछ लेगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया। इसके जो भूतपूर्वी संस्था योजना आयोग को स्थान पे इसने उसका योजना आयोग का स्थान ग्रहण किया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से ये कार्यरत है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी। पहले इसके उपाध्यक्ष थे, याद रहे इसका अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत, कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य एक देश को निकाला। सही देश कौन सा है, यानी ऑपरेशन राहत किस देश के लिए चलाया गया था, किस देश के बीच में थे ये। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोको हरम क्या है। तो बोको हरम क्या है, तो इसमें से बोको हरम आपका उत्तरी पूर्वी नाइजीरिया का एक इस्लामिक संगठन है, ये इस्लामिक आतंकी संगठन है। तो इसलिए इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया। तो मरणोपरांत यानी मरने के बाद सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया उनको लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर जो विस्फोट हुआ 1974 में कहाँ हुआ, पोखरण में हुआ, ऑप्शन बी। पोखरण 1 इसी को बोलते हैं। 1974 में इसका प्रथम विस्फोट हुआ। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इसी आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं, यानी कौन सी नदी है जिसका स्रोत, उसकी जो आरंभ होती है, उसकी शुरुआत होती है भारत से नहीं होती है, किसी अन्य देश से होती है। तो है आपकी सतलज नदी, ऑप्शन ए। रावी चेनाब ये दोनों ही भारत से इनका उद्गम, लेकिन सतलज का नहीं है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के राकस ताल, इसका कहाँ से है, तिब्बत जो है, और कौन सा राकस ताल जो है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, इसलिए ये भारत में इसका उद्गम स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर
39 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल इसका मूल क्षेत्राधिकार है, ऐसा नहीं है। इसका मूल क्षेत्राधिकार, इसे कई क्षेत्राधिकार है, मूल है, अपीलीय है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार बिल्कुल नहीं, संवैधानिक अधिकार भी, सलाह भी ले सकता है, संविधान का अंतिम व्याख्याता भी यही है। इसका केवल परामर्शी ऐसा भी नहीं। तो तीनों ही इसके मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं, बाकी अन्य भी हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, में से कोई नहीं। तो जो ये जो चीज़ है, अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र की शक्ति प्रदान की गई है, और इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक एवं संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी आपका जो मौलिक अधिकार है उसका गारंटियर है ये। अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पिग्मी हॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो पिग्मी हॉक उन गिने चुने स्तनधारियों में से एक है जो एक छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। ये कथन सही होगा। ये आर्द्र घास मैदान में पाए जाते हैं और एक संकेतक अपना घोंसला बना एक संकेतक प्रजाति भी है। इसकी उपस्थिति इसके प्राथमिक आवास क्षेत्र गीले घास के मैदानों स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है और ये आर्द्र घास मैदान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही होगा। और ये आर्द्र घास मैदान पूर्व हिमालय की तलहटी, नेपाल के तराई क्षेत्रों, बंगाल के दूवर क्षेत्रों होते हुए असम तक भी ये पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी सही होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो अमरकंटक से जो उद्गमित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और सोन, ये दोनों ही मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। ये कहाँ अमरकंटक कहाँ है? एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित कौन सा पुष्कर प्रसिद्ध है और कहाँ है? राजस्थान के अजमेर जो है, अजमेर जिले में ये आपका पुष्कर मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो पहला ऑर्गेनिक राज्य है आपका सिक्किम है। ऑप्शन बी सही होगा। और याद रहे क्वेश्चन नंबर 44, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को प्रतिपादित या संपुष्ट किया? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी, ये जो आया केस आपका बेहद महत्वपूर्ण है, 1978 में आया और मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस आधार वाक्य ने उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि याद रहे इस समय जो 1938 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने मेनका गांधी को नजरबंद कर लिया, उनको विदेश में जाना था। इसी आधार पर 21 की व्याख्या करते हुए उसने इस कानून को रद्द किया उनकी। क्वेश्चन नंबर 45 है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी। पहली बात ये तो आपको याद होना चाहिए कि राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित कौन सी समिति थी? तो वो वोहरा कमेटी थी और इसका संबंध राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित। ये भी क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। यानी जो वोहरा समिति के जो अध्यक्ष थे तो वोहरा किस राज्य के राज्यपाल हैं थे? अब तो खैर उपराज्यपाल हैं आपके सिन्हा साहब हैं, जो इस टाइम जब ये था तो ये वोहरा इसके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब तो कोई और है, सिन्हा साहब हैं। ऑप्शन ए सही होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 47 है, शराबबंदी संबंधी की किस धारा से निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? तो 47 के अंतर्गत इसका अनुच्छेद 47 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 47 में शराबबंदी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 48, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे?
यानी फीफा का जो वर्ल्ड कप 2018 हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका रूस में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल यानी उपन्यास के लेखक कौन थे? जो इसके लेखक हैं आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अनुच्छेद आपका जो 356 है, इसको हम आम भाषा में राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। 3 प्रकार के आपके आपातकाल लगाए जाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत और आपका 360 यानी राष्ट्रीय आपात 352, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में या आम भाषण राष्ट्रपति शासन, और 360 कौन सा वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बीटी कॉटन, जो कि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत एकमात्र आनुवंशिक प्रसृत नकदी फसल थी बीटी कॉटन, और इसको 2002 में कब किया गया? 2002 में किया गया बीटी कॉटन को। क्वेश्चन नंबर 53 है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, ये आपका स्वीडन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई थी, यानी इसके संस्थापक कौन थे? तो संजोग देखिए मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो इसके जो संस्थापक हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं, ऑप्शन सी सही होगा। थोड़ा सा ये बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के निजी प्रयासों से स्थापित किया गया पहला विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय के परिसर की आधारशिला भारत के तत्काल जो वायसरॉय थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई फरवरी 1916 में, और उस दिन बसंत पंचमी, तो प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस विश्वविद्यालय को पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांगकर इसको स्थापित किया अपने निजी प्रयासों में, इसलिए इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ बेगर्स। क्वेश्चन नंबर 55 है 55 का कि आपको मैच करना है, ये एक तरफ नेशनल पार्क हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। तो इसका आंसर होगा लाइए बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है, बक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में है, माउंट आपको वाइल्ड लाइफ जो आश्रयणी है आपका राजस्थान में है, और पंच नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगा की डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सम्मिलित कीजिए। एक ये भी देखिए विभिन्न क्रांतियाँ उनसे संबंधित प्रमुख उत्पादन है, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आम जनरल जीएस का क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए किसी न किसी हालत में। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसको हम किससे बोलते हैं? भूरी क्रांति। दुग्ध उत्पादन तो आपका श्वेत क्रांति, दूध सफ़ेद है तो इसलिए श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद। मत्स्य क्रांति जो है नीली क्रांति है, और उर्वरक से आपकी क्या हुई? हरित क्रांति हुई, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हरा सूचकांक विकसित किया गया है, यानी जो ग्रीन इंडेक्स है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि जो ग्रीन इंडेक्स है विश्व के पर्यावरण पोषक विकास खंड द्वारा विकसित किया गया है। इस सूचकांक के तहत उत्पादित पदार्थ, प्राकृतिक संपदा व मानव संसाधन को प्रदान किए गए मूल्यों के आधार पर प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। वहाँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2008 में हरित अर्थव्यवस्था की पहल प्रारंभ की गई, जो Rio+20 की केंद्रीय थीम थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका,
क्योंकि ये याद रहे, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जनरल सा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में इसकी बार बार ढांचे बात हुई बेसिक स्ट्रक्चर इन संविधान के मूलभूत ढांचे की। तो चूँकि ये इसमें है नहीं, केशवानंद भारती जो केस इसी मामले में व्याख्या की गई थी, तो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा। तो केशवानंद जो भारती है 1973 ये तो मुकदमा कब आया, केशवानंद भारती बना केरल राज्य के केस मुकदमे में भारतीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कि संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और ये केशवानंद भारती न्यायाधीश हंसराज खन्ना ने कहा कि संविधान जो है संवैधानिक सिद्धांतों मूल्यों की मूल संरचना से युक्त है। तो आपको याद रखना है कि जो मूल ढांचा है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद से संबंधित है और कब आया 1973 में। क्वेश्चन नंबर 60 है यानी 60, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव थे और इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था, जो संविधान की लोकतांत्रिक कार्य योजना की सामान्य संरचना और फरवरी 1948 में तैयार किए प्रारंभिक प्रारूप के लिए उत्तरदायी थे। एक चीज़ इनके बारे में और जान लीजिए, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन उससे पहले भी एक संविधान का खाका तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था। तो उसके किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो इसका जो खाका तैयार किया गया डॉक्टर BN राव के निर्देशन में तैयार किया गया था। सबसे पहले जो खाका तैयार किया गया BN राव के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और ये नारा आपका कहाँ दिया गया? सिंगापुर से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। तो 8 अगस्त 1942, तो ऑप्शन बी सही होगा 1942। और इसी समय महात्मा गांधी जी ने नारा दिया भारत छोड़ो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों और आज़ादी के लिए क्या कि तो हम करो या मरो का नारा इसमें उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? श्रीमती एनी बेसेंट है। और याद रहे कब हुई? 1917 के समय कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की, एनी बेसेंट ने की और ये प्रथम महिला थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्होंने सरोजनी नायडू जो थी 1925 में, ये आपकी 1925 में गया अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की और वो ऐसी पहली महिला हैं जो भारतीय महिला हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्षता किया। क्वेश्चन नंबर 64, हिंद स्वराज किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज आपके महात्मा गांधी जी ने लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा। क्योंकि ऑप्शन है नहीं तो इसलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोनों पुस्तक उनके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और क्योंकि ऑप्शन है नहीं तो थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 65, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो 12 मार्च 1930 को जो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ? साबरमती आश्रम। और साबरमती जो आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च आरंभ हुआ। और इनके साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। यह भी आ गया, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? अभी पिछले क्वेश्चन को देखा गया, इन कौन थे? महात्मा गांधी। क्योंकि इसमें है नहीं, फिर ऑप्शन ये सही होगा, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ उनकी बेहद प्रसिद्ध रचना है गांधी जी की। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले करूँगा। किसका कथन है? तो ये कथन आपका बाल गंगाधर तिलक का है और ये उग्रवादी दल के नेता थे। और सूरत अधिवेशन जो हुआ इन्हीं के चलते
सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का दोफाड़ हुआ यानी उसका विभाजन हुआ, इन्हीं के चलते हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन देखिए बेहद महत्वपूर्ण, ऐसे प्रश्नों को सामान्यतः बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भारत को आज़ादी मिली तो उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। लेबर पार्टी की सरकार थी, मजदूर दल का सरकार था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? यानी कौन था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सी राजागोपालाचारी थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। और स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया और उनके बाद श्री राजागोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी श्री राजागोपालाचारी हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। तो इसकी स्थापना एक तो हुई 1885 में। 1885 में कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ। उस समय किसके सिफारिश से? A.O. ह्यूम की सिफारिश में। ये पहले अधिवेशन के ये सचिव थे। और उस टाइम कौन आपके वायसराय थे? तो गवर्नर जनरल जो था उस टाइम लॉर्ड डफरिन था। डफरिन उस टाइम गवर्नर जनरल था। 3-4 क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण है, इसमें आप इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो ये आप बरसात में आर्द्र भूमि किसके उपयोग है? तो आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। इसमें पानी को सूखने और छानने के विशाल स्पंज होते हैं और ये पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटा देते हैं। तो चूँकि ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व बैंक विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो एक तो अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में ये है। अल्जीरिया, ब्राज़ील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। सॉरी किसमें नहीं किया गया है? सॉरी, देखिए मैं भी गलत किया। वायुमंडल चौकसी स्टेशन आपका अल्जीरिया में स्थापित है, ब्राज़ील में स्थापित है, केन्या में। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जून को तो आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को हम विश्व बाल दिवस या विश्व मधुमेह यानी शुगर डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बंगलुरु, ये सुमेलित है, सही है। और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान सी, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका अहमदाबाद के सहयोग से भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, न कि अहमदाबाद में। इसलिए ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में नहीं है बल्कि भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 75 है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो जो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इकोटेन बोलते हैं, न कि इकोटाइप। ये भी नहीं है, इक्वेट भी नहीं, इकोस्फीयर भी नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोटेन बोलते हैं। ऑप्शन उसको हम इकोटेन बोलते हैं। तो ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं आपके, एक तो आर्सेनिक है। तो जो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक, बैक्टीरिया और सवाल तो जैविक है, लेकिन अजैविक पूछा तो आर्सेनिक है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी सही होगा। जो आपका किसी भी स्थान पर पाए जाने में किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है, इसी पारंपरिक
पारंपरिक या पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टांसले ने किया। ये बार बार आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये आपका बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसको याद कीजिए। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो आपकी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उस कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है और वनों का जो विस्तार है 10 डिग्री उत्तर से लेके 10 डिग्री साउथ तक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। उस कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकीय पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है और यह मानव की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के उत्पादन की क्षमता से करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, फ्रेंडली एनवायरमेंटल हो, इसलिए उनको इको मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी है? दामोदर नदी है। इसको हम जैविक मरुस्थल बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। और याद रहे, जो ये दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है विकिरण? कौन से विकिरण अवशोषित किया जाता है? पैरामैग्नी अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो उसकी हार्मफुल रेज से इंसान को बचाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है उन साथियों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर लेवल 1 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो वर्तमान में आईएएस हैं उनके दिशा निर्देशन में तैयार किया गया है। और इसमें 5 ऑप्शन एकदम बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो उसका सिलेबस है उसी के पैटर्न पे इस सेट को तैयार किया गया है। तो आइए इसको सही से सॉल्व कीजिए और लगातार चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप। तो एक तरफ है मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 83 आपका जयमंडल भंडारा, फिर उसकी अवस्थिति वनी कहाँ वो अवस्थित है? तो नोकरेक जो है आपका मेघालय में अवस्थित है और मानस जो है आपका असम मानस विहांग दिबांग, तो आप बता सकते हैं कहाँ है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्यमलाई केरल में है। इस हिसाब से आपका सही सम्मिलित आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस स्तर यानी डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषित कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 84 का जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी 45 डेसिबल जो है मानव के लिए सर्वोत्तम है, उसके कान के लिए सुनने की क्षमता के लिए बेहतर है। और WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया, यानी 75 डेसिबल से ऊपर मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। क्योंकि ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसको आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका आंसर होगा जैव मंडल यानी बायोडाइवर्सिटी जो रिजर्व है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे जननिक विभिन्नता यानी जेनेटिक वेरिएशन और प्रजाति विभिन्नता जिसमें स्पीसीज वेरिएशन हो और कालिक विभिन्नता यानी टेम्पोरल वेरिएशन हो। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता को हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 86 है ए कि सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये -36 से 72 है माइनस, कार्बन डाइऑक्साइड का 9 से 26 है और मेथेन का आपका 4 से 9% है, ओजोन का -3 से 7%, 3 से 7% है। सब नहीं करता है तो यानी यही माइनस में सबसे ज़्यादा 36, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 की क्या सही परिभाषा है? तो
21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना, ऑप्शन सी सही होगा। और जो एजेंडा 21 है ये आपका 1992 में रियो दे जनेरियो में संपन्न हुआ पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रारंभ किया गया एजेंडा 21 रियो दे जनेरियो से। क्वेश्चन नंबर 88 है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो चूँकि जो आपका एसिड रेन है तो अम्लीय गैसों से अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि वातावरण से गुजरते हैं तो कई तरह के रासायनिक परिवर्तन एक साथ घटित हो जाते हैं। जैसे आपका जो H2SO4 है और HNO3 ये दोनों मिलकर ही अम्ल बनाते हैं तथा ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। तो उपयुक्त वर्षा को ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो और नाइट्रिक एसिड यानी जो आपका H2SO4 और HNO3 जब इनकी वातावरण से क्रिया करती हैं या ओस बूंद या बारिश से जब मैच करते हैं उसी को हम अम्ल वर्षा बोलते हैं यानी एसिड रेन बोलते हैं। क्योंकि इसमें कोई है नहीं तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपके एडवर्ड स्वेस हैं ये सुमेलित है। इको सिस्टम की बात करने वाले एजी टांसले हैं। तो 89 सही सुमेलित है। तो 89 आपका केवल सुमेलित है। जो इको सिस्टम की बात करने वाले टांसले हैं ये भी सुमेलित नहीं है। इकोलॉजी की बात करने वाले हैकेल हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकेल ने किया और इको सिस्टम की बात करने वाले टांसले, केवल ए सुमेलित है इसमें। क्वेश्चन नंबर 90 है, जो मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ये बात सही है। मरुस्थल जो शाश्वत ऊर्जा उत्पादन का प्रभावकारी यानी जो आपका सौर ऊर्जा है उसके प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी सही है, यानी इसका ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या आर की ऑप्शन ए सही हुआ इसका। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका जो सामान्य ज्ञान है, जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान उसका प्रैक्टिस है। और आगे का मैथमेटिक है तो उसका वो नहीं है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है जीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप शायद देख सकते हैं और एकदम बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है। बीपीएससी की 5 उत्तर वाले पैटर्न पर आधारित है, तो इसलिए आप इसको तैयारी कीजिए। लगातार चैनल पर इसके प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए और ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।